everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 9th students, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपकी बरखा मैम उसी वीडियो के साथ हाजिर है आपके सामने। जी हाँ, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रांड न्यू यूनिट को, दैट इज यूनिट नंबर 3 मैथ फॉर एआई। जी हाँ, इस यूनिट का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अब हम आ चुके हैं आज यूनिट नंबर 3 पर। पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, तो ध्यान से समझना, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि मैम आखिर एआई सब्जेक्ट में मैथ्स का क्या काम है। वो मैथ सब्जेक्ट जो आप क्लास 1st से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9th में पढ़ रहे हो, काफी स्टूडेंट्स को मैथ्स से डर भी लगता है, तो मैम क्या एआई में भी अब मैथ्स पढ़ना पड़ेगा? जी हाँ, तो एआई कैसे मैथ्स से रिलेटेड है वो सब जानेंगे आज के धमाकेदार सेशन में। यदि आपने क्लास 9th का यूनिट 1 और यूनिट 2 एआई का नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आईटी, एआई, सीएस, आईपी, अब तो डेटा साइंस और वेब एप्लीकेशन की भी पढ़ाई करवा रही है। तो जितने भी अपने जूनियर्स और सीनियर्स है सबको इन्फॉर्म कर दो कि बरखा मैम लेकर आ चुकी है एक ऐसा धमाकेदार पैकेज जिसमें आपको सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाने जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आज के सेशन में जानेंगे कि आखिर ये जो मैथ है ना, जिससे डर लगता है या काफी बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है, इसमें एआई का क्या रोल है, आखिर एआई में मैथ्स को क्यों यूज किया जा रहा है। देखो, दुनिया गोल है बेटा जी, ठीक है, शुरुआत हुई थी नंबर से और यही नंबर्स डिफाइन करते हैं एआई मॉडल्स को भी। अब कैसे मैम? तो इसका बेस्ट एग्जांपल समझाऊंगी, इससे पहले देख लो, चाहे आपकी एज हो, हम किस ईयर में जी रहे हैं, 2026 में जी रहे हैं, आपका हाइट, आपका वेट, आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सभी चीजों को नंबर में ही डिफाइन किया जाता है। तो एआई मॉडल में भी आप जो भी डेटा देते हो ना, वो नंबर्स में ही कन्वर्ट होता है। एआई मॉडल नंबर्स में डेटा को कन्वर्ट करता है, कंपेयर करता है, चांसेस को कैलकुलेट करता है और उसी के बेसिस पर कोई भी एआई मॉडल डिसीजन लेता है। तो पूरी कहानी आज की इसी पर बेस्ड है जो हमें समझनी है। तो करते हैं शुरुआत मैथ फॉर एआई यूनिट नंबर 3 के साथ। ठीक है, अब इस यूनिट में पढ़ना क्या है हमें? सबसे पहले तो मैथ के बारे में समझेंगे। अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने लग जाऊंगी तो आप बोलोगे मैम मैथ्स पढ़ा रही हो, तो बेटा मैथ्स नहीं पढ़ाने वाली हूं, लेकिन हाँ, एआई मॉडल में मैथ्स को कैसे यूज किया जा रहा है वो जरूर हम समझेंगे, है ना जी। तो सबसे पहले यदि मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स है क्या? मैथ्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। यहां पे आप कुछ पैटर्न्स को समझते हो, उसके बारे में पढ़ते हो। जैसे कि कोई पजल सॉल्व करनी है तो टू सॉल्व अ पजल्स यू आइडेंटिफाई एन ऑर्डर और अरेंजमेंट इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स और द इमेजेस। अगर कोई इमेजेस का आपको पैटर्न दिया हुआ है तो उस इमेजेस में भी आप देखोगे कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस में, नंबर ऑफ इमेजेस, वहां भी आप चेक करोगे कि वो पैटर्न मैच कर रहा है, तो आने वाला नया पैटर्न क्या होगा, आने वाली नई इमेज क्या होगी। अगर कोई नंबर्स का आप पैटर्न मैच करते हो, क्योंकि बहुत सारे आपने पजल्स और गेम्स वगैरह को सॉल्व किया होगा, आई एम श्योर क्लास 1st से लेकर 9th में आप आ चुके हो और होपफुली कि ऐसे पजल्स और गेम्स को हम सॉल्व करते आए हैं। नाउ दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ पैटर्न, इसी को हम पैटर्न कहते हैं। एक इमेज यहां मैंने लगा के रखी, इस इमेज को देखकर आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। जैसे आप यहां पे देखो, एक रेड सर्कल है, ठीक है, फिर इस रेड सर्कल के पास में आप देख रहे हो 2 पर्पल सर्कल्स हैं, तो 1 रेड सर्कल एंड 2 पर्पल सर्कल्स, मैथ इज हियर, अंडरस्टूड। तो टोटल यहाँ पे 3 सर्कल्स हो गए। फिर ऐसे ही आपने इसके आगे 3 ग्रीन सर्कल्स लगा दी, तो अब आगे आने वाला पैटर्न क्या होगा? सपोज मैंने यदि ऑरेंज कलर आपको दिया है तो आप 4 ऑरेंज कलर की बॉल्स लगा दोगे। अगर मैंने आपको येलो कलर दिया तो आप इसके आगे 5 येलो कलर्स की बॉल्स लगा दोगे। तो इस तरीके से ये पैटर्न कंटिन्यू होता जाएगा। तो इस पैटर्न को हमने कैसे रिकॉग्नाइज किया? जैसे ह्यूमन माइंड प्रोसेस करता है किसी भी पैटर्न को, किसी भी पजल को, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बिल्कुल वैसे ही एआई मॉडल भी करता है। ठीक है, सो दीज पैटर्न्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। अब ये पैटर्न जरूरी नहीं है कि जो मैंने अभी बताया सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल सिर्फ इसी में होते हैं, ये पैटर्न्स हर जगह होते हैं। ओके जी, सो वी हैव पैटर्न्स इन नंबर्स, इमेजेस एंड लैंग्वेजेस। ये पैटर्न्स आप नंबर्स में भी देखते हो, इमेजेस में भी देखते हो, लैंग्वेजेस में भी देखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एआई मॉडल जो है वो इन्हीं पर बेस्ड होता है। ओके, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। AI इज अ वे टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। ये तो अभी हमने देख लिया कि भाई मैथ जो है एक पैटर्न्स की स्टडी करना होता है। बेसिकली हम अलग अलग तरीके से पैटर्न समझते हैं और उसको नंबर्स में डिफाइन कर लेते हैं। बट AI कैसे? तो AI भी वही तरीका है जिससे वो पजल्स या पैटर्न्स के फॉर्मेट में ही रिकॉग्नाइज करता है। AI कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हम समझते हैं चीजों को, बिल्कुल वैसे ही हम मशीन को भी सिखाते हैं, अंडरस्टूड, इन्हीं पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ओनली। Okay, AI can see patterns in different types of data, numbers, images and speech and even text.
तो अभी डेटा वैरायटी में हो सकता है, कैसा भी डेटा आप मशीन को दे सकते हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, टेक्सचुअल, है ना। बिल्कुल वैसे ही मशीन में आप जैसा डेटा दोगे मशीन उसको प्रॉपरली क्या करेगा, कंपेयर करेगा, प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। सो दिस पैटर्न हेल्प एआई टू सॉल्व पजल्स लाइक आइडेंटिफाइंग डॉग्स एंड मफिन्स और प्रेडिक्टिंग हरिकेन्स। देखो अब यहाँ पर इस इमेज को आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डॉग्स की इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए अब एआई मॉडल के पास में क्या तरीका है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। भाई पहले से आपने कुछ इमेजेस दी होगी, ये इमेजेस भी एक नंबर ऑफ पैटर्न्स में आइडेंटिफाई की जाती है मशीन के थ्रू भी, ठीक है। कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने डिस्टेंस पर आईज है, नोज है और क्या क्या ब्रीड के डॉग्स हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग इमेजेस को कंपेयर किया जा रहा है, फिर एक डिसीजन तक पहुंचा जा रहा है। ओके, तो आईडी नंबर भी अलॉट होते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ डॉग देख रहे हो, उनका ब्रीड, इमोशन और स्केयर्ड, एंग्री डॉग कैसे हैं, स्कैट डॉग कितने हैं, एंग्री डॉग कितने हैं, हैप्पी डॉग्स कितने दिख रहे हैं, न्यूट्रल सैड डॉग्स कितने दिख रहे हैं, उसके बेसिस पर इन पैटर्न्स को मैच करके जो है मशीन डिसीजन लेती है। क्लियर हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हाउ आर मैथ एंड एआई रिलेटेड। अभी हमने एआई के बारे में भी समझा, अभी हमने मैथ के बारे में भी समझा। अब ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि जस्ट लाइक वी कैन रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन नंबर्स, वर्ड्स एंड पिक्चर्स एक्सेट्रा, एआई कैन आल्सो रिकॉग्नाइज सिमिलर पैटर्न्स। मशीन को क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन की तरह ही तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे हम ह्यूमंस के पास ब्रेन है, वैसे ही मशीन को भी हम एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ब्रेन जनरेट करवा रहे हैं, जिससे वो जैसे ह्यूमंस पहचानते हैं पैटर्न्स, बिल्कुल वैसे ही रिकॉग्नाइज करें। Understood this thing? तो math is a study of patterns. AI is a way to recognize patterns. Clear? In order to take decision. राइट, AI needs math to study and recognize patterns in order to take decisions. तो अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको मार्क कर लो, क्योंकि जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि हाउ आर मैथ एंड AI रिलेटेड, क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों को कैसे आप साथ में यूज कर पा रहे हो, कैसे आप मशीन को बता पा रहे हो कि भाई ये जो पैटर्न्स है इनको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करके मशीन को कैसे जो है आंसर जनरेट करना है। तो मशीन क्या करता है, जो भी इमेज आप एंटर करते हो वो इमेज कन्वर्ट होती है नंबर्स में, है ना। जो भी आप इमेज एंटर कर रहे हो वो नंबर में कन्वर्ट होती है। नंबर में कन्वर्ट होने के बाद में जो डेटा आपने दिया हुआ है उस डेटा को कंपेयर किया जाता है। अब कंपेयर करने के बाद में जब डेटा कंपेयर होता है तो वहां पे कैलकुलेट किया जाता है चांसेस को, ठीक है। क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है चांसेस को, ओके। और इन चांसेस के बेसिस पर लिया जाता है डिसीजन। तो मशीन जो है वो डिसीजन कैसे लेती है, हाउ मैथ इज रिलेटेड विद द एआई। तो ये कुछ 3 से 4 स्टेप्स हैं जो अब आपको देखने को मिलेगी, और इसके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको समझाने वाली, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ एआई से कैसे रिलेटेड है। सुनो एग्जांपल, सबके पास में मोबाइल फोन होता है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट सभी आजकल मोबाइल का यूज करते हैं। कौन ऐसा बच्चा है जो मोबाइल यूज नहीं करता होगा, सभी करते हैं मैम, ठीक है। अब मोबाइल में भी एआई का यूज किया जाता है। अब आपको अच्छे से पता है कि पहले तो हम जो लॉक लगाते थे वो नंबर या पैटर्न में लगा देते थे, लेकिन आजकल आप जो लॉक लगा सकते हो वो फेस लॉक लगा सकते हो, वॉइस लॉक लगा सकते हो। अंडरस्टूड। मान लो कि आपने अपने फोन में एक फेस लॉक लगाया हुआ है, तो अब मोबाइल फोन में जो एआई मॉडल है वो कैसे आप ही के फेस को रिकॉग्नाइज करके मोबाइल को अनलॉक करता है, किसी और के फेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हाउ, क्या कभी सोचा है? सुनो, यहां पर भी जो एआई मॉडल है वो आपकी फेस को एज ए नंबर, जो आपकी फेस इमेज है उसको एज ए नंबर एक्सेप्ट करता है। अभी कैसे, जैसे अभी मैंने एक डॉग का एग्जांपल बताया, बिल्कुल वैसे ही आपकी फेस में भी कहां पर आईज है, कहां पर नोज है, कितने डिस्टेंस पर है, कलर कैसा है, आपकी फेस का फीचर क्या है, उन सारी चीजों को नंबर्स की फॉर्मेट में एज ए नंबर ही क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉर्ड करता है, अपने पास में रखता है। और फिर उससे रिलेटेड फेसेस ही अगर मिलते हैं या वही सेम फेसेस, वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तभी आपका फेस जो है मोबाइल फोन है जो है वो उस फेस से अनलॉक होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहां पे समझ में आ गया कि जो आपकी फेस इमेज है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है ना, आईज नोज के बीच के डिस्टेंस, माउथ के बीच के डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस को नंबर्स में कैलकुलेट करने के बाद में डेटा को कंपेयर करना। अब अलग अलग कितने भी यूजर्स जो है फेस एंटर करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा मोबाइल फोन में जो आपने फेस लॉक लगाया हुआ। लॉक तभी ओपन होगा जब करेक्ट फेस मैच करेगा, ठीक है, मतलब करेक्ट जो फीचर्स हैं, जो नंबर्स है वो इक्वली मैच करेंगे। अब अगर मैच नहीं करता है तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ऐसे रूम में गए हुए हो या एक ऐसी जगह पर हो जहां पर लाइट बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से समझना, जहां पर लाइट कम है, तो अब कम लाइट में भी आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर पाना ये कैसे पॉसिबल होगा, जहां पर नंबर्स टोटली मैच कर जाएंगे, प्रोबेबिलिटी जहां पर ज्यादा होगी आपके फेस को मैच करने की। समझ में आई बात? तो यहां पर चांसेस को कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बेसिस पर जो है मशीन डिसीजन लेती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि कैसे
जो है मैथ एआई से रिलेटेड है, और अब जितने भी एआई बेस्ड हम जो मॉडल जनरेट करने वाले हैं वो बेसिकली मैथ पर ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि पूरा खेल जो है घुमा फिरा के होता है मैम नंबर्स का ही। तो मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि हम सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स की यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, अब एक पैटर्न यहाँ मैंने लिया हुआ है, हाउ आर मैथ एंड एआई रिलेटेड। एक अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया फेस लॉक वाला, उसी के साथ देखो ये मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये बताना होता है कि यहाँ पे किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। आप पहली लाइन को देखोगे, आप दूसरी लाइन को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है ना। यहाँ पे देखो 1 है, फिर 1 2 लिया हुआ है, एक नंबर इंक्रीज करके, मतलब नेचुरल नंबर्स हो गए, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 1 छोड़ के 2 और 3 4 5 इस तरीके से नंबर से ऐड करते जा रहे हैं। तो भाई जितने नंबर्स ऑफ ये ले रहे हो ना आप, उतने नंबर्स ऑफ 1 यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये पैटर्न आपने देख के रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इसके बाद आने वाला जो पैटर्न है वो आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये पैटर्न समझ में आ चुका है कि किस बेसिस पर जो है ये नंबर्स जनरेट होते चले जा रहे हैं। तो सिमिलरली मशीन भी क्या करती है, जो है बेसिकली ऐसा डिसीजन लेती है, इस तरीके से ह्यूमंस की तरह प्रोसेस करती है। अगला क्वेश्चन, ये तो था नंबर्स के बेसिस पर ये पैटर्न को मैच करना। अगला एग्जांपल देखो कैसे इसको यूज किया जा रहा है। अभी एक एक्टिविटी के थ्रू समझाती हूँ। पर्पस दिया हुआ है टू फाइंड कनेक्शंस बिटवीन सेट्स ऑफ इमेजेस एंड यूजिंग दैट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना। थिंक स्मार्टली एंड ग्रेस्प ट्रिकी आइडियाज। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ कुछ इमेजेस लगी हुई है। पहला इमेज ट्राइंगल का है, दूसरा स्क्वायर का है, थर्ड सर्कल का है। फिर वापस ये चीज को रिपीट किया, ट्राइंगल आ गया, फिर आ गया आपका स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो अब थर्ड 1 नंबर पे यहाँ क्या आएगा, इन दोनों में से बता दो क्या आएगा, सर्कल आएगा या स्क्वायर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैम, पहले ट्राइंगल आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर सर्कल आ रहा है, और फिर से इसको रिपीट किया जा रहा है, फिर से इस स्टेप को रिपीट कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड नंबर पे आपको यहाँ सर्कल ही मिलना है। तो ये पैटर्न हमारी ह्यूमन माइंड ने कैसे प्रोसेस किया, बिल्कुल वैसे ही मशीन भी प्रोसेस करती है। अंडरस्टूड दिस थिंग कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे है, फिर ये प्रोसेस जो है पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, तो थर्ड नंबर पे ऑब्वियस सी बात है कि यही सेम इमेज आनी है। तो बस इसी तरीके से जो है ह्यूमन जैसे प्रोसेस कर रहे हैं वैसे ही मशीन भी प्रोसेस करती है। सो कंप्लीट द सीक्वेंस इन द लेफ्ट कॉलम बाय द आइडेंटिफाई द करेक्ट मिसिंग पीस इन द राइट कॉलम ऑफ ए और बी। तो ए और बी में से आपको करेक्ट पीस ऑफ जो है इमेज को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ क्या आने वाला है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने मैथ्स में सॉल्व किए होंगे। अंडरस्टूड? बस मशीन्स भी इसी तरीके से रिकॉग्नाइज करती है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैंने एक एआई मॉडल जनरेट किया जिसमें मैंने ऐसा बताया कि मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ कुछ इमेजेस दी हुई है। अब मशीन को ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कितने सर्कल्स है, कितने ट्राइंगल्स है, कितने हाफ सर्कल्स है, कौन कौन से शेप्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन इसको रिकॉग्नाइज करके बता सकती है अगर उसे इन सारी बेसिक शेप्स के बारे में पता है ना। तो अब ये क्लियर हो गया अच्छे से। एक्टिविटी 3, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जिससे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी कि कैसे मैथ्स एआई से रिलेटेड है। अंडरस्टैंडिंग मैथ विल हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड एआई। जितना ज्यादा अच्छे से आप मैथ्स को समझते हो उतना ज्यादा अच्छे से एआई भी जो है एक कोई एआई मॉडल आप बनाने वाले हो ना, तो वो भी मैथ्स को समझेगा। ठीक है, उतना ज्यादा ही बेस्ट वे में आप एआई को भी समझ पाओगे। अगर आप कोई मॉडल बनाओगे तो उसमें आपको कैसे डेटा फीड करना है, कैसे इमेजेस एंटर करना है, वो इंटरनली कैसे कन्वर्ट होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो इट्स वे ऑफ वर्किंग, बट व्हाट काइंड ऑफ मैथ इज नीडेड फॉर एआई। एआई के लिए किस टाइप का मैथ जरूरी है, क्योंकि मैथ्स भी अपने आप में डिफरेंट होता है। ठीक है ना, मैथ्स भी अपने आप में डिफरेंट होते हैं। अगर आपने सुना होगा तो डिस्क्रीट मैथ्स होता है, स्टैटिस्टिकल मैथ्स होता है, फाइनेंशियली जो मैथमेटिक्स होता है वो अलग होता है। ठीक है, कैलकुलस अलग होता है, इंटीग्रेशन अलग होता है, डिफरेंशिएशन अलग होता है। अब नाम सुनकर भी डर लग रहा होगा, है ना जी। तो टेंशन ना लो, ये सब 10th 11th 12th बेसिस पर मैथ्स है। कुछ नॉर्मल मैथमेटिक्स ही एआई में यूज होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट मैथ्स आप यूज नहीं करते हो। अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल बताए, बताओ टफ थे क्या? नहीं ना, ईजी थे ना। बस ऐसे ही ईजी वे में ही चलते धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आप क्विकली इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया ना तो करके आ पाओगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल देखते हैं? लेट्स थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ध्यान से यहां पर देखना है और इसका आंसर आप क्या करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना। 11 22 33 44 45। ठीक है, दीज आर द नंबर्स हियर। अब ये किस पैटर्न पर बेस्ड है आपको समझ में आ गया होगा। कैन यू फाइंड आउट द मिडिल वैल्यू फ्रॉम द गिवन नंबर्स? इन नंबर्स में से क्या आप मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? अगर आप मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो, इट मींस कि जो एआई मॉडल आप डेवलप करने वाले हो आप उसको भी पैटर्न समझा पाओगे, वो भी इस पैटर्न को आसानी से रिकॉग्नाइज करेगा, कंपेयर करेगा और एक आंसर जनरेट करके देगा। अंडरस्टूड दिस थिंग?
नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये तो बात हो गई अगेन पैटर्न्स बेस्ड क्वेश्चन की। ऐसे ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हम मशीन को भी देते हैं, ऐसे ही मशीन जो है रिकॉग्नाइज कर पाती है। आप देखते हो आजकल एआई बेस्ड चैट जीपीटी की यदि मैं बात करूं तो वो क्विकली आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो कोई पीएचडी का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, है ना। किसी भी क्लास का, चाहे फर्स्ट क्लास का हो, सेकंड क्लास का हो, 9th का हो, या किसी भी क्लास का क्वेश्चन हो, वो आसानी से आपको सही आंसर रिटर्न करके देता है। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल विद दी AI, with the math, with the all the जो कॉन्सेप्ट मैथ्स में आप यूज कर रहे हो, जो पैटर्न से रिलेटेड है, जो आपके स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, वो सब हम AI को भी उसी तरीके से समझाते हैं जैसे कि ह्यूमन ब्रेन समझता है। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है बेसिकली आपका एक जो आप ग्राफ पेपर पे डिजाइन करते हो ना, उससे रिलेटेड। मैथ्स में हम ग्राफ भी बनाते हैं मैम, है ना, तो ग्राफ के बेसिस पर भी जो है आंसर्स जनरेट करवा सकते हो। तो यहाँ पर भी AI में भी आप यूज कर सकते हो। हाउ? इन द गिवन फिगर विच ऑफ द टू लाइन्स इज मोर स्लैंटेड, लाइन 1 और लाइन 2। अगर ये क्वेश्चन आप AI से पूछोगे तो वो ये AI भी बहुत जल्दी, कोई AI मॉडल या चैट जीपीटी की मैं बात करूं तो आसानी से जनरेट करके देगा आंसर। हाउ? क्योंकि वो इस पैटर्न को समझता है, यहाँ जो मैथ यूज हुई है वो उससे समझता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन दोनों लाइन्स में से मोस्ट स्लैंटेड लाइन कौन सी है, तो यहाँ पर कैसे यूज किया जाएगा, AI को कैसे यूज करोगे? ऑब्वियस इनके जो पॉइंट्स है, आप इनके जो पॉइंट्स, इनके जो नंबर्स है एक्स और वाई एक्सिस के, उनको देखकर समझोगे कि कौन सी लाइन मोस्ट स्लैंटेड है। भाई जहां पे ये पॉइंट्स बन रहे हैं, जिन पॉइंट्स की बेसिस पे, जो इनकी लेंथ और इनकी जो ब्रेड्थ ली हुई है, आपने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट्स लिए हुए, इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही AI मॉडल डिटेक्ट करके ये बता पाएगा कि कौन सी लाइन जो है वो मोस्ट स्लैंटेड है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ओवरऑल खेल किस बात का हो गया मैम? एक्स और वाई पे जो नंबर्स हैं जिसकी मदद से ये ग्राफिकली लाइन डिजाइन की गई है उस पर बेस्ड। ओके जी। नाउ A has 2 plants, B has 3 plants, C has 1 plant and D has 7 plants। अब इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आपने मैथ्स में कभी सॉल्व किया होगा ना कि A के पास इतनी चॉकलेट है, B के पास इतनी चॉकलेट है, आप 2 फ्रेंड्स हो, A और B, आपके पास इतनी चॉकलेट्स है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो गई? बहुत बेसिक क्वेश्चन जो क्लास फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करते आते हो। वैसे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि AI मॉडल जनरेट जो है डिटेक्ट कर सकता है, इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो हम मैथ्स में अभी तक सॉल्व करते आए, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो गए, कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सब भी AI मॉडल कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ पर भी वही सेम मैथ्स आप यूज करते हो जो आप कैलकुलेशन करते हो, जो पैटर्न, जो फॉर्मूलाज आप अप्लाई करते हो, वही सेम फॉर्मूलाज, वही सेम पैटर्न से मशीन भी जनरेट करता है आंसर। तो A के पास 2 प्लांट है, B के पास 3 प्लांट है, C के पास 1 प्लांट है, D के पास 7 प्लांट्स है। हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन टोटल? Understood this thing? Now, if a coin shown in the figure below is used for a toss, what can be the possible result? तो अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली आपने मैथ्स में पढ़े हैं और AI भी इन्हें सॉल्व कर सकता है। AI को भी हम इन क्वेश्चंस के थ्रू ये बता सकते हैं कि आप इसका आंसर जनरेट करके दो, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कुल मिला के दीज आर दी इसेंशियल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट फॉर AI के लिए सारे इसेंशियल मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है। और अब आ गए हम यहाँ पे लास्ट वाले एग्जाम्पल पे जिसमें आप देख पा रहे हो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कि आपने एक कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन टॉस करने के बाद हेड आता है या टेल आता है, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जस्ट लाइक AI कैन ऑल्सो सॉल्व 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग मैथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से AI जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अब एट लास्ट कि यहां पर हम इसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर AI में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि AI यूज कर रहा है बेसिकली, है ना, मैथमेटिक्स के। फर्स्ट होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, दैट इज डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए। व्हाट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, जो अभी हमने देखा, विच इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द डेटा। इस तरीके के डेटा के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। कैलकुलस, ट्रेनिंग एंड इंप्रूविंग AI मॉडल। AI मॉडल को ट्रेन और इंप्रूव करने के लिए कैलकुलस की जरूरत पड़ती है हमें। विच लाइन इज मोर स्लैंटेड, विच फिगर कवर्स मोर एरिया, जो आपने अभी तक मैथमेटिक्स में देखा, यहाँ पर कैलकुलस का यूज किया जाता है AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लीनियर अलजेब्रा, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, फाइंडिंग आउट अननोन और मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। सो हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन टोटल, हाउ मेनी कार्स आर देयर इन योर सिटी, ओके, हाउ मेनी पर्सन्स, टोटल पर्सन्स इन योर सोसाइटी, टोटल पॉपुलेशन क्या है आपकी सोसाइटी की। लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स AI कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रा। नाउ प्रोबेबिलिटी की बात कर लें तो किसी भी इवेंट को
किसी भी इवेंट के बारे में पता करने के लिए, किसी भी इवेंट की ऑकरेंस को पता करने के लिए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं मैथ्स में, जो अगेन एआई यूज करता है। एग्जांपल्स विच विल बी द पॉसिबल रिजल्ट इन द कॉइन इफ यू टॉस अ कॉइन। अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, आइदर हेड और टेल। कल क्या रेन हो सकती है, नहीं हो सकती है, विल देयर इज अ रेन टुमारो और नॉट। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज को पता करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। ये कुछ मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें एआई मॉडल को हमें समझाने होते हैं, जिसमें एआई मॉडल की जरूरत होती है कि वो इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो यहां से हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। बाकी किन 4 मेजर टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपके ये 4। अब आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पर कि एआई यूजेस मैथ फॉर स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। क्लियर? चलिए अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में जान ले कि आखिर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स आप क्लास 10th में आके पढ़ोगे, हो सकता है कि आपको क्लास 9th में भी एक चैप्टर हो आपकी मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि for collecting, exploring and analyzing the data, it also helps in drawing conclusions from data. For example, एक एग्जांपल से समझाती हूँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। मैंने ऐसा कहा कि आपकी सोसाइटी में जहां आप रहते हो वहां पर नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, तो अब आप एक एक घर पर जाकर किड्स को तो चेक नहीं करोगे। आपने सपोज कि आपकी सोसाइटी में 60 हाउसेज है, टोटल जो हाउस है वो 60 है। 60 में से आपने कुछ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हाउस में जाकर ये चेक कर लिया, और 60 में से कुछ अगर आपने 10 से 15 भी हाउसेस में चेक किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू कैन कंक्लूड द टॉपिक, यू कैन कंक्लूड द रिजल्ट कि मैम अप्रॉक्स इतने जो है किड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सैंपल डेटा, इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली, कि आप कलेक्टिवली जो है डेटा कलेक्शन में से कुछ आप सैंपल लेकर आ रहे हो जो कि बेसिकली उस ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग द डेटा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने ये पूछा कि आपकी क्लास में क्लास 8th के टाइम पर, जब आपने क्लास 8th पास आउट किया था, तो एवरेज रिजल्ट कितना निकला था। ठीक है, मतलब प्रोबेबली माने हम कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास 8th में पास हुए थे विथ गुड परसेंटेज, विथ 90%। तो यहां पर भी स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जा रहा है। अंडरस्टूड? अगर आप अपने 5 सब्जेक्ट्स का टोटल निकालते हो और उसका परसेंटेज निकालते हो तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स ही कहलाता है। आपकी क्लास में एवरेज हाइट या एवरेज वेट कितना है सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर, तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स ही कहलाता है, जहां पे आप बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा को कलेक्ट करके उन्हें एक्सप्लोर करते हो और एक कंक्लूजन तक पहुंचते हो। ठीक है, इसी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सो डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है। इट इज एक्सप्लोर्ड एंड क्लीन्ड टू बी यूज्ड। ओके, एनालिसिस ऑफ डेटा इज डन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ पे जो डेटा को एनालिसिस किया जा रहा है वो एक अच्छे रिजल्ट को अचीव करने के लिए किया जा रहा है और बेटर वे में एनालाइज किया जाता है। कंक्लूजन्स एंड डिसीजंस कैन बी मेड फ्रॉम द डेटा। जो डेटा यहाँ कलेक्ट किया गया है अलग अलग सोर्सेस से, उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं के एनालिसिस के बाद में कंक्लूजन और डिसीजन तक पहुंचा जाता है। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने आपको बातें समझाई, अच्छे से आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गया। अब यदि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आती है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको लिखने को दिए जाते हैं, तो आप आराम से इसको लिखकर आ सकते हो ना। चलिए अब इसके एप्लीकेशंस की बात कर लें कि कहाँ स्टैटिस्टिक्स का मैम यूज किया जा रहा है। तो ध्यान से समझना, प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स टीम, ऑब्वियस सी बात है। आपको पता है कि अगर हम क्रिकेट की बात करें, जो बच्चे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो है क्रिकेट्स की टीम है। अब कौन सी बेस्ट स्पोर्ट्स टीम है ये आपको पता करना है, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ लास्ट ईयर्स के डेटा को देखोगे कि इन लास्ट ईयर का जो मैचेस हुए हैं उनमें बेसिकली कौन सी ऐसी टीम है जिसने बेस्ट परफॉर्म किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली ना। प्रीवियस डेटा के बेसिस पर हम कुछ प्रिडिक्शन तक पहुंच पा रहे हैं। ओके, कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। नाउ इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट स्पेसिफिक थिंग्स सच एज, कुछ भी स्पेसिफिक थिंग्स भी आपको फाइंड आउट करनी है तो भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि द रीडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनका रीडिंग लेवल बहुत बढ़िया है, ये जिनका रीडिंग लेवल जो है वीक है, पुअर है। तो बेसिकली यहाँ भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कलेक्टिवली डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। द ओपिनियंस ऑफ वोटर्स, ठीक है, वोटर्स जो है उनका क्या ओपिनियन है। नाउ द एवरेज वेट ऑफ सिटीज रेसिडेंट, सिटी में जितने भी लोग रहते हैं उनका एवरेज वेट कैलकुलेट करना है। आपकी क्लास में इतने बच्चे, उनका एवरेज वेट, एवरेज हाइट निकालनी है। अंडरस्टूड? लास्ट 1 मंथ में एवरेज टेम्परेचर कितना रहा है,
क्लियर? सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस और वी कैन से यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब अच्छे से समझ में आ गया है, तो अभी कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो, क्लास 10th में भी पढ़ोगे, क्लास 9th में भी पढ़ोगे मैथ्स में, और यही सब वहां भी पढ़ना है, ठीक है। मीन, मॉड, मीडियन, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके बिना तो स्टैटिस्टिक्स का पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो मीन मतलब एवरेज और परसेंटेज निकालना है, जिसको मैं कहती हूँ, ठीक है, प्लस करके टोटल करके डिवाइड करना है। जैसे मैंने कहा कि आपके 5 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल कर दोगे और डिवाइड बाय 5 कर दोगे तो परसेंटेज निकल आएगा। इसी को मीन कहते हैं, इसी को एवरेज कहते हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो वहां परसेंटेज निकल आएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एवरेज, मीन निकालना। मीडियन मतलब बीच की वैल्यू कैलकुलेट करना। सपोज कि आपकी क्लास में या आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उनमें मीडियम वैल्यू किसकी है, मिड वैल्यू किसकी है, मीडियम जो मार्क्स आए वो कौन से आए हैं। मॉड, अगर किसी एक 2 सब्जेक्ट में सिमिलर मार्क्स आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रही है किसी भी नंबर की, वो मॉड कहलाता है ना। हालांकि ये चीज अभी आपके सिलेबस में नहीं, इसको आप आगे पढ़ोगे क्लास 10th में, बट बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नाउ अब बात करते हैं सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। Authorities use statistics to alert the citizens residing in places that might be affected by a natural disaster in near future। अब आपको ये अच्छे से पता है कि पहले से कैसे ये डिटेक्ट कर लिया जाता है कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है या कोई ऐसा डिजास्टर होने वाला है जिसकी वजह से हार्म हो सकता है, लोगों को हार्म हो सकता है, सोसाइटीज खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ये पहले से कैसे प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, अंडरस्टूड, ये समझ में आया। नाउ यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कि पहले से वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में जो यूज कर रहे होते हैं डिवाइसेस वगैरह, उनके थ्रू, ये स्टेटिस्टिक्स के थ्रू ही तो पता किया जाता है, ठीक है। नाउ द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स यूज स्टेटिस्टिक्स टू नो अबाउट द पॉपुलेशन एंड अबाउट द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अफेक्टेड एरिया। उस अफेक्टेड एरिया में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, क्या क्या सर्विसेज वहां प्रोवाइड की जा रही है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो अगर ये बात पूछी जाए आपसे कि डू यू थिंक अबाउट मोर वेज इन विच स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आपके लिए क्या होगा, आपको आंसर लिखकर जाना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर यहाँ हम देखें कि डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो किसी भी डिजास्टर का जो इम्पैक्ट होता है आफ्टर डिजास्टर, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, फ्लड आता है, जो भी कुछ होता है, उसके बाद की यदि बात की जाए तो उसका क्या रेस्पॉन्स रहता है और उसको कैसे रिकवर करना है, ये हम किस बेसिस पर जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर, है ना। अगर हम बिफोर की बात करें, कोई भी डिजास्टर आने के पहले अगर आपको खबर मिल गई है तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे और वहां से बाहर निकलने का तरीका ढूंढोगे कि कैसे वहां से मिटिगेट किया जाए और रिस्क को कैसे असेस किया जाए, है ना। तो दोनों तरीके से क्या हेल्प कर रहा है आपको, यहाँ स्टैटिस्टिक्स की हेल्प कर रहा है कि उस एरिया में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, क्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द स्टैटिस्टिक्स। ओके जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पोर्ट्स, यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो कैसे, एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ। अभी कुछ ही साल पहले कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया पे था, सभी को अच्छे से पता है। द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स वर पोस्टपोन्ड ड्यू टू द डेवलपिंग ग्लोबल सिचुएशन इन लाइट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। आपको अच्छे से पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक में भी कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने अफेक्टेड हुए, ये सब नंबर्स में, फिगर्स में ही कैलकुलेट किया गया है। और यहाँ पर भी कलेक्टिवली जो स्टडी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स थे, ये पोस्टपोन कर दिए गए थे, है ना। नाउ स्टैटिस्टिक्स रिवील दैट, अब एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स सामने आया, एक इस तरीके का जो है नंबर्स और फिगर्स हमारे सामने आया, जिसकी वजह से ये बताया गया कि भाई ये जो ओलंपिक्स है ये बाद में होंगे, ओके, ये पोस्टपोन हो जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 जो है वो जापान से इंक्रीज हो चुका था और अब जो है काफी सारे शहरों में भी फैल रहा था, सिटीज में जा रहा था, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक रिवील दैट कोविड-19 केसेस शार्पली इंक्रीज्ड इन जापान ड्यूरिंग द प्लान्ड पीरियड ऑफ ओलंपिक्स। मेरी बात समझ में आई? तो ये कैसे समझ में आया? ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही समझ में आया। वहां पे स्टडी किया गया, ओके, कि हर एक सोसाइटी में, हर एक जगह पर कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं और ये डे बाय डे इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ये स्टेट बढ़ता चला जा रहा है ना। चलिए, अब इसका एक ग्राफ भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्राफ के थ्रू भी हम ये चीज समझ सकते हैं ना, ग्राफ के थ्रू भी हमें ये चीज बताई जा रही है। हर एक डेट पे आप देखोगे, ठीक है, हर एक डेट पर, हर एक वीकली डेट पर जो है ग्राफ ये बता रहा है कि ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ अच्छे से? नाउ डिसीज प्रिडिक्शन में भी स्टैटिस्टिक्स का रोल है। अब आप सोच रहे हो मैम डिसीज प्रिडिक्शन में कैसे? सो यूएस गवर्नमेंट यूजेस स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड व्हिच डिसीज इज अफेक्टिंग द पॉपुलेशन द मोस्ट। अब जो यूएस का गवर्नमेंट है बेसिकली उन्होंने ये
प्रिडिक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स कि कौन सी डिसीज है जो ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है। अभी डिसीज तो वैरायटी ऑफ डिसीजेस होती है मैम, डायरिया, कोलेरा, है ना, और बहुत सारी डिसीजेस होती हैं। अगर मैं अभी कोविड-19 की बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिडिक्शन कर पाना, ठीक है, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ही हेल्प होता है कि दिस हेल्प्स देम इन क्यूरिंग दिस डिसीजेस मोर इफेक्टिवली, और इस डिसीज से इनको कैसे क्योर किया जा रहा है ये भी। नाउ एग्जांपल, गवर्नमेंट कैन एनालाइज द एरियाज वेयर कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग और वेयर द वैक्सीनेशन ड्राइव नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, है ना। अगर कोई भी केस मिलता है तो उसको आइसोलेशन में रख देना है, और अगर कोविड की वैक्सीन आ चुकी है तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, कितने नंबर ऑफ पर्सन उस एरिया में, कितने नंबर ऑफ वैक्सीन वहां जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो मंथ में कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, कितनी नीडेड है, ये सारी चीजें तो स्टेट पर डिपेंड कर रही है। अंडरस्टूड। नाउ ये उसका ग्राफ बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं, आप जो येलो कलर से वो डायरिया से रिलेटेड डिसीजेस है, कितने नंबर ऑफ 1 मिलियन ऑफ पीपल आर अफेक्टेड विद दिस, है ना। नेनोटल डिसऑर्डर्स जो है उससे 2 से 3 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड। ओके, HIV एड्स येलो कलर की लाइन को डिनोट कर रहा है। वहीं आप देखो ग्रीन कलर की लाइन को बेसिकली अदर कम्युनिकेबल डिसीजेस के थ्रू डिटेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी ग्राफ के थ्रू, ये भी अलग अलग जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके बेसिस पर ही, इसी स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर ये डिजाइन किया गया है। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेटिस्टिक्स का अपना ही रोल है। इतने सारे रियल लाइफ एग्जांपल से आपको सारी चीज क्लियर हो रही होगी। अगेन द नेक्स्ट इज दैट इज वेदर फोरकास्ट, जो मैंने बताया कि कल का टेम्परेचर क्या होने वाला है, 10 दिन बाद क्या टेम्परेचर होगा। अभी देख रहे हो आप विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में कभी भी जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, दिन के एरिया में टेम्परेचर अप हो जाता है, ठीक है। आने वाले समय में टेम्परेचर क्या हो सकता है ये पहले से ही प्रिडिक्ट किया जाता है। और ये कैसे हो रहा है, अगेन ये प्रीवियस रिपोर्ट्स के बेसिस पर, प्रीवियस डेटा के बेसिस पर हम कर सकते हैं। सो कंप्यूटर्स यूज statistics to forecast weather as well. So they compare the weather conditions with the information about past seasons and conditions. याद रखना, past season और condition के basis पर ही जो है यहाँ पे weather conditions के बारे में compare किया जाता है और data जो है generate होता है, right? For example, अगर हम यहाँ देखें 1 week का data जो है इस तरीके से आपको एक tabular format में दिख रहा है। Sunday से लेकर Saturday तक maximum डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, minimum डिग्री सेंटीग्रेड कितना है। On the basis of this, weather forecast report ने क्या बताया है कि sunny और hot डे होगा, क्लाउडी डे होगा, रेनी डे होगा, है ना, या फिर ड्राई एंड क्लाउडी डे होगा। इस तरीके से जो है प्रिडिक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बेसिस पर। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रीवियस डेटा के बेसिस पर ही, या जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उनके डेटा के कंपैरिजन पर बेस्ड होता है, ठीक है, और कंपेयर करके हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पर कहा आपको कि आपके पास में आपके 5 सब्जेक्ट है, सपोज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, क्लियर हो गए 5 सब्जेक्ट्स। अब यहां पे जो आपके मार्क्स आए 90, 60, 80, 50, 40, इनका आपको टोटल निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में जो मार्क्स है उनको आप प्लस कर दोगे। प्लस करने के बाद अब मैंने कहा इसका एवरेज निकाल के बता दो, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर, प्लस करके डिवाइड कर देना 5 से, तो वो क्या निकल आएगा आपका एवरेज। और इसी एवरेज को क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मीन कहते हैं। अंडरस्टूड। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मिड वैल्यू क्या होगी, आपके जो परसेंटेज है, आपके जो मार्क्स हैं उसकी मिड वैल्यू निकालनी। तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में अगर ऑड नंबर्स होते हैं तो मिड वैल्यू आसानी से निकल जाती है, इवन नंबर्स होते हैं तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका हम यूज करते हैं। बीच के 2 नंबर्स होते हैं उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑब्वियस सी बात है 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर है, तो मिड वैल्यू आपकी क्या निकल आई 60। अब ये मान लो कि आपको यदि ये हो गया मीडियन, आपको यदि कैलकुलेट करना है मॉड, तो मॉड कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो आपको आईटी में भी या एआई में भी 40 मार्क्स आ गए, ठीक है, हमने एआई के जो मार्क्स है वो भी इंक्लूड कर लिए और इसमें 40 मार्क्स आ गए। तो यहाँ पे कौन से नंबर ऑफ मार्क्स है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है 40 ऐसे नंबर्स है जो कि 2 सब्जेक्ट्स में आपको सिमिलर मार्क्स आए जिसकी फ्रीक्वेंसी है रिपीट हो रही है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल द नंबर्स। तो मॉड क्या कहलाता है यहाँ पर, जो बेसिकली सबसे ज्यादा टाइम नंबर रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो वो मॉड कहलाता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है मीन मॉड मीडियन का, जस्ट समझो, है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हम अगली वीडियो में जरूर डिटेल में सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को भी। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई एक एआई मॉडल इस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैसे डिसीजन लेता है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल होता है।
अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, है ना, कि अगर हम 100% बात करें तो उसमें 70% इतने पर्सन्स है या ऐसे चिल्ड्रंस हैं, ऐसे किड्स हैं जो कि मोबाइल फोन से अफेक्टेड है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिसीज हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी आइज पे अफेक्ट हुआ है, उनका मसल्स ब्रेक हुई है, लाइक इस तरीके से प्रॉब्लम, उनका बॉडी पोस्चर, गेस्चर्स चेंज हो चुके हैं। ये हम सुनते हैं ना, ये हम देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा जो कि कलेक्ट किया गया है, राइट, प्रीवियस कुछ ईयर्स में, प्रीवियस कुछ रिसर्चेस पर। तो वही लाइन लिखी हुई है कि किड्स वॉच अराउंड 1.5 to 3 hours ऑफ टीवी पर डे व्हाइल बीइंग इन चाइल्ड केयर। अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो 72% ऑफ टीन्स ऑफन और समटाइम्स चेक फॉर मैसेजेस और नोटिफिकेशंस एज सून एज दे वेक अप। जैसे ही वो चिल्ड्रंस उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल फोन में नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं। तो ऐसे कितने चिल्ड्रंस है, कितने टीनेजर्स है, 72% ऑफ टीन्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस स्टडी ऑफ दैट डेटा। दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली। सो व्हाइल रफली 4 in 10 feel anxious when they do not have their cell phone with them। अगर हम बात करें 77% ऑफ चिल्ड्रन की that don't get enough physical exercises, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व ही नहीं है 77%। नाउ ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ 23% ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 5 to 16 believe that playing a computer game with the friends is a form of exercise। ओके जी, तो यहाँ पे देखो इस एज के जो स्टूडेंट है, 5 to 16 के एज के स्टूडेंट है, 23% अप्रॉक्स जो चिल्ड्रन है वो ये मानते हैं कि कंप्यूटर गेम खेलना भी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अंडरस्टूड दिस थिंग्स। तो ये एक स्टडी है जो बेसिकली प्रीवियस डेटा के बेस पर ली गई है, और ये एग्जाम्पल्स भी किसके हैं, स्टेटिस्टिक्स के हैं। 69% ऑफ ऑल चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वन और मोर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स एटलीस्ट अ फ्यू नाइट्स अ वीक। Only 54% of US children aged 3 to 5 years attend full-day preschool programs. At least 264 million children worldwide, about 12% don't go to school. अब ये तो यूएस में पॉसिबल है, यहाँ तो सब बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। तो दिस इज द डेटा बेस्ड ऑन, ये एक रिपोर्ट बनाई, ये एक हम कैलकुलेटिव, देखो ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये जो 264 मिलियन चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, यहाँ जो 69% चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, तो ये 69% बहुत सारे चिल्ड्रंस की डेटा के बेसिस पर एक डिसीजन लिया गया है। दिस इज नोन एज स्टेटिस्टिक्स। तो अब आपको स्टेटिस्टिक्स की कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई। बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर मैंने स्टेटिस्टिक्स आपको क्लियर कर दिया कि एआई जो मॉडल है वो इसी तरीके से स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ऐसे ही पैटर्न्स को मैच करते हैं, ऐसे ही प्रीवियस डेटा के बेसिस पर जो है कैलकुलेट करके बेसिकली डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और ये स्टेटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में आप डिटेल में पढ़ोगे मैथ्स में, ठीक है, टेंशन ना लो, बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, ताकि आपको क्लास 10th में जब मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ो ना तो आपकी कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर है, क्वेश्चन देख कर ना आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हिंदी में हम इसे कहते हैं संभावना। किसी भी काम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो काम 100% होगा, या वो काम 50-50 होगा, या तो वो नहीं होगा, ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कॉइन को उछाला, आपने कॉइन टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। तो हेड आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, टेल आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, या तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। अंडरस्टूड। आपने कोई डाइस को रोल किया, मान लो कि आप जो भी गेम खेलते हो उसमें लूडो वगैरह खेलते हो तो उसमें डाइस रोल होती है। डाइस को जब रोल करते हो तो उसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा। 6 से ज्यादा नंबर आ नहीं सकते हैं, 1 to 6 में कोई एक ना एक नंबर जरूर आएगा, है ना। तो कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी कि व्हेन यू रोल अ डाइस तो एक कोई भी नंबर जनरेट होगा। व्हेन यू टॉस अ कॉइन तो भाई हेड या टेल कुछ भी आएगा, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। Understood this thing? Now to understand the possibility of the occurrence of an event is known as probability. Probability को क्या कहते हैं हम, कि किसी भी इवेंट के होने की जो occurrence होता है, किसी भी इवेंट के होने की जो possibility होती है कि वो इवेंट कितनी बार होगा, कब होगा, वो possibility basically कहलाती है यहाँ पे probability। अंडरस्टूड दिस थिंग? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ब्लैक बॉल्स है और एक मोबाइल फोन है। इफ यू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट विदाउट लुकिंग, एक बॉक्स में ये बॉल्स भी रखी है और एक मोबाइल फोन भी रखा हुआ है। अगर आप बिना ऑब्जेक्ट को देखे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पिक करते हो तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वो मोबाइल फोन होगा या वो एक ब्लैक बॉल होगी?
अंडरस्टूड। मान लो आपने ब्लैक बॉल निकाली, मान लो आपने मोबाइल फोन निकाला, तो हम क्या बोल सकते हैं कि या तो मोबाइल निकलेगा या तो मोबाइल फोन निकलेगा, ठीक है, या तो बॉल्स निकलेगी। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ कुछ एप्पल्स है। इफ यू पिक अ फ्रूट फ्रॉम अबव, हाउ लाइकली आर यू पिक एन एप्पल, सर्टेनली या इम्पॉसिबल। आप यहाँ पे सर्टेनली एप्पल ही निकालोगे या इम्पॉसिबल है। ऑब्वियसली बात है कि सारे ही एप्पल है तो हम सर्टेनली एप्पल ही निकालने वाले। इसमें देखो यहाँ पर बॉल या फोन, तो यहाँ पे कुछ भी निकल सकता है, विदाउट लुकिंग आप फोन भी निकाल सकते हो, एप्पल भी निकाल सकते हो। अगेन द सेम एग्जांपल इज इफ यू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट विदाउट लुकिंग, हाउ लाइकली आर यू पिक टू स्टार। अब यहाँ देखो ये 3 स्टार विदाउट शेडेड है और ये 2 स्टार फिल्ड है, कुछ शेडेड फिल्ड है, ठीक है। तो अब यहां पर आप कौन सा स्टार निकालते हो बिना देखे, सर्टेनली और इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो होगा नहीं, दोनों में से कोई ना कोई एक स्टार तो आपके हाथ में आएगा ही। सिमिलरली ये कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है, मान लो आपके पास में एक बॉक्स है जिसमें रेड और ग्रीन बॉल्स रखी हुई है। अब बिना देखे बॉक्स में आपको कोई एक बॉल पिक करनी है, तो रेड बॉल भी आ सकती है मैम, ग्रीन बॉल भी आ सकती है। अंडरस्टूड। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी हुआ क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो लिख कर क्या आओगे, प्रोबेबिलिटी इज अ वे टू tell us how likely something is to happen. Okay, for example, when a coin is tossed, there are 2 possible results, that is head or a tail. कोई भी इवेंट वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सो प्रोबेबिलिटी इक्वेशन डिफाइंस द likelihood of happening of an event. It is ratio of favorable outcomes to the total favorable outcomes. अब इसको यदि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करोगे प्रोबेबिलिटी को, कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं उनमें से फेवरेबल आउटकम क्या होगा उनको हम डिवाइड कर देंगे। कैसे, समझो, मैंने एक कॉइन को टॉस किया। जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मैम इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बहुत ध्यान से समझना आएगा, या तो हेड या तो टेल आएगा। तो अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती है भाई, टोटल अगर आउटकम्स की हम बात करें तो टोटल जो आउटकम्स है वो तो 2 होंगी, या तो हेड या तो टेल, 2 ही होंगी ना, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अब जो होने वाली आउटकम है, जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या होगी, दोनों तो नहीं आएंगे एक साथ, ये तो टोटल आउटकम होगी। आएगा कुछ भी एक ही, या तो हेड या तो टेल। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पे जो आपकी फेवरेबल आउटकम होगी, यहाँ पे जो आपकी फेवरेबल आउटकम होगी वो कोई भी एक ही होगी। अब इस एक में या तो हेड होगा या तो टेल होगा। यहाँ पे लगाओ हेड एंड टेल, यहाँ लगाओ हेड और टेल। मेरी बात समझ में आई। तो टोटल आउटकम में हेड और टेल दोनों को काउंट कर रहे हैं, और इनमें से आएगा क्या, जब आपने कॉइन को टॉस किया तो कोई भी एक चीज, या तो हेड या तो टेल। अब इन दोनों को आपको कर देना है डिवाइड। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/2 और ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में अच्छे से। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके जी, ये तो एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब मान लो अगर सेम एग्जांपल में डाइस के ले लेती हूँ। आपको अच्छे से पता है कि एक डाइस को जब हम रोल करते हैं, जब भी आप कोई डाइस को रोल करते हो तो उसमें टोटल नंबर्स कितने होते हैं, बताओ टोटल नंबर्स कितने होते हैं डाइस में। तो टोटल आउटकम कितनी हो गई, 6 भाई। 1 या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। डाइस पर इन 6 नंबर्स में से कुछ भी आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, ना 0, ना 7, ना 8, ना 9, ना 10। सिर्फ आएंगे नंबर्स तो इन 6 में से ही कोई नंबर आएंगे। तो टोटल आउटकम हो गई 6। और एट अ टाइम एक बार आपने डाइस को रोल किया तो एक ही कोई नंबर आएगा, इन 5-6 में से कोई एक ही नंबर आएगा, है ना। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो जानी है, फेवरेबल आउटकम हो जाएगी 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो 1/6 निकलनी है। होपफुली एग्जाम्पल से आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया। यही पढ़ना है मैथ्स में भी बेटा, है ना, इजी है ना। अभी देखो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग हेड इज 1/2 एंड द टेल इज ऑल्सो 1/2। और जब दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो वी कैन से कि ये एक क्या होगा, इक्वल इवेंट होगा, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी में आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। इसको कैसे आप शो कर सकते हो, तो ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला इवेंट होता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट जो होगा ही होगा, जिसको आप बदल नहीं सकते हो। लाइक एन इवेंट विल हैपन विदाउट अ डाउट, बिना डाउट के जो चीज हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बॉल को थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नीचे ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही रह जाएगी, नीचे आएगी ना बॉल, और ये होगा ही होगा। इट इज सर्टेन हैपन, ये होना ही है, इट इज सर्टेन इवेंट। ओके, तो ये हो गया आपका सर्टेन इवेंट।
अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ लाइकली इवेंट की बात करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट इज हायर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट. दिस इज नोन एज लाइकली इवेंट. लाइकली इवेंट क्या होता है? किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है किसी दूसरे इवेंट की. आपने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, डाइस पे कितने होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं मैम. अब ये बताओ 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है क्या ज्यादा? नहीं, हमेशा 6 बहुत रेयर आता है, लेकिन 1 2 3 4 5 आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके, तो दिस इज नोन एज लाइकली इवेंट. कि एक डाइस रोल करते हो तो 1 2 3 4 5 के चांसेस ज्यादा होते हैं. दिस इज द हायर चांसेस एज कंपेयर टू 6. ओके, अभी इसी का यदि हम रेसिप्रोकल देखें तो उसे कहते हैं अनलाइकली इवेंट. ठीक है, वन इवेंट इज लेस लाइकली टू हैपन ऑन अनदर इवेंट. अब अगर इसी सेम एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर हम लाइकली इवेंट की बात कर रहे हैं, किसकी? लाइकली इवेंट की, तो जिसके हायर चांसेस होते हैं उसको लाइकली कहते हैं. अब जिनके लोअर चांसेस होते हैं आने के, भाई 6 आने के लोअर चांसेस है मैम, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनलाइकली इवेंट हो जाता है. क्या हो जाता है? अनलाइकली. आपको समझ में आ गया अच्छे से? लाइकली अनलाइकली. ओके, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट. अब इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहोगे? मैंने एक डाइस को रोल किया और मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि 6 ना आके 7 आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए, तो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई इवेंट होगा ही नहीं मैम, क्योंकि डाइस में तो सिर्फ 6 ही नंबर होते हैं. तो हम क्या कहेंगे? देयर इज नो चांस ऑफ एनी इवेंट हैपन. दिस इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट. मैं कह रही हूँ कि भाई 7 आना चाहिए डाइस को रोल करने पर, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट. तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ऑलवेज ध्यान रखना. और जो पॉसिबल इवेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है. ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ इक्वल प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, मतलब जो पॉसिबल इवेंट होते हैं, जो इक्वल इवेंट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इक्वल प्रोबेबिलिटी जहां पर किसी इवेंट होने के चांसेस सेम सेम होते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैंने कॉइन को टॉस किया, तो जब कॉइन टॉस होता है तो हेड और टेल, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है? 1/2 1/2. अंडरस्टूड दिस थिंग. तो ये हो जाएगा आपका इक्वल इवेंट. या तो हेड या तो टेल, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, दोनों के चांसेस जो है वो इक्वल है. तो इक्वल प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो 1 ही आएगी, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट्स की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ऑलवेज 0 आएगी. अब ये कैसे, ये भी आपको समझ में आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कौन कौन से हो गए? सर्टेन इवेंट, लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इक्वल प्रोबेबिलिटी इवेंट. ये आपको अच्छे से समझ जाना है. कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये मैंने बहुत बेसिक एग्जाम्पल से आपको समझाए हैं कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गए होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग इज समवेयर बिटवीन इम्पॉसिबल एंड सर्टेन. इफ द इवेंट इज सर्टेन और श्योर टू हैपन, इट विल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. जो इवेंट सर्टेन है, जो श्योर है, होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. और इक्वल जो इवेंट होते हैं, प्रोबेबिलिटी इवेंट, उनकी भी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है. याद रखना, 1 मतलब ट्रू, 1 मतलब जो होगा इवेंट. ठीक है, जो इवेंट हैपन होगा ही होगा, दैट इज 1. Okay, if the probability that it will rain in state of Florida at least once in a specific year is 1. Understood this thing? अगर हमने ये बोला कि भाई जो है जुलाई मंथ में या अगस्त में रेन होगी ही होगी, सर्टेन है मैम, होती है, बारिश का सीजन ही है, होगी ही रेन, तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही होगी. ओके, इफ एन इवेंट विल नेवर हैपन और इज इम्पॉसिबल, जो कभी इवेंट नहीं होता है, जो इम्पॉसिबल होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 0. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन पिक अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ओनली ब्लू बॉल इज 0. भाई एक बैग है जिसमें ब्लू बॉल रखी हुई है सिर्फ, और आप उसमें से रेड बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हो. कहां से निकलेगी मैम? सारी ब्लू बॉल्स है, रेड है ही नहीं, तो कोई ऐसा इवेंट ऑकर होगा ही नहीं जिसमें रेड बॉल निकलेगी. तो देयर इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी 0. वहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 होगी. अब इसको एक डायग्राम से समझ लो और अच्छे से समझ में आएगा. सर्टेन इवेंट्स जो ऑलवेज होंगे ही, श्योर इवेंट्स है, जो होंगे बेसिकली आपके फुल. सन जो है वो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, पता है ना, सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता है. कभी सुना है कि पश्चिम से राइज हो रहा है? नहीं होता है. उत्तर से या दक्षिण से नहीं होता है मैम. ऑलवेज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन. तो वी कैन से इट इज श्योर इवेंट, इट इज सर्टेन इवेंट.
ओके, लाइकली इवेंट जिसके ग्रेटर चांसेस होते हैं होने के, अनलाइकली इवेंट जिसके लेसर चांसेस होते हैं। अगर मैंने बोला कि डाइस को रोल करने पर 6 आएगा तो ये अनलाइकली होगा, बहुत रेयर होगा। अगर मैंने बोला डाइस को रोल करने पर 1 से लेकर 5 में कोई नंबर आएगा तो ये आता है, इसके ग्रेटर चांसेस हैं। ओके, तो लाइकली अनलाइकली समझ में आ गया। इक्वल चांस की बात करें, किसी भी कॉइन को टॉस करने पर हेड या टेल आएगा तो इक्वल चांस हो गया। वहीं अगर हम इम्पॉसिबल की बात करें तो भाई डाइस को रोल करने पर 8 आना चाहिए, दिस इज इम्पॉसिबल। अंडरस्टूड। बॉल्स रखी हुई है बैग में, उन बैग में से आपको ब्लू बॉल्स रखी हुई है, रेड निकालना है, रेड है ही नहीं तो कैसे आएगी? इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए अब कुछ यहां पर रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जो कहीं ना कहीं मशीन को समझने के लिए जरूरी होते हैं। अभी मशीन भी चीजें पॉसिबिलिटी के बेसिस पर, प्रिडिक्शन के बेसिस पर जज करता है। कोई भी एआई मॉडल 100% परफेक्ट कब होता है? जब वो सही चीजें प्रिडिक्ट कर पाए, है ना, जब उसके पास में बहुत सारा डेटा हो जिसकी पॉसिबल वेज पर वो डिसीजन ले सके। अंडरस्टूड। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी समझना मशीन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जरूरी होता है। देखो, कंपैरिजन के बाद आती है सिलेक्शन की बारी, है ना, और ये सिलेक्शन होते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग अ रिलेटेबल एग्जांपल। इफ यू वांट टू गो टू योर बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, योर पेरेंट्स डिसाइड टू मेक अ डील विथ यू। अभी देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और जनरली सभी बच्चों के साथ होता है कि आपके पास एग्जाम्स आ रहे हैं, ऑब्वियस आ रहे हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे अभी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट 2-3 स्टार्ट होने वाले होंगे, आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, एट दैट टाइम आपके फ्रेंड का बर्थडे आ जाता है, तो क्या होता है, हमें टेस्ट भी देना है लेकिन हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है। तो अब आपके जो पेरेंट्स है वो आपके साथ में एक डील करते हैं। क्या डील बनाते हैं? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना है, प्रोबेबिलिटी कैसे हेल्प कर रहा है समझ में आएगा। सिनेरियो 1 ये कहता है, इफ यू पास योर टेस्ट ऑन फ्राइडे, अगर फ्राइडे के टेस्ट में आप पास कर लेते हो, फ्राइडे का जो एग्जाम होने वाला है, जो टेस्ट होने वाला है उसमें पास हो जाते हो, इट इज लाइकली यू विल गो टू द बर्थडे पार्टी। तो नेक्स्ट डे सैटरडे आप बर्थडे पार्टी में जाओगे। अंडरस्टूड दिस थिंग। अगर आप टेस्ट पास करते हो तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? इन अदर वर्ड्स, योर चांसेस ऑफ गोइंग आर ग्रेटर देन स्टेइंग एट होम इफ यू पास। अगर आप पास होते हो तो आप घर पे रहने की जगह आप बर्थडे पार्टी में जाओगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज द अगेन लाइकली इवेंट। आपको समझ में आ गया? ये क्या कहला रहा है? एक लाइकली इवेंट ऑकर हो रहा है। ठीक है। दूसरा सिनेरियो यहां देखो क्या दिया हुआ है, इट इज सर्टेन यू विल गो टू द पार्टी इफ यू पास योर टेस्ट ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे सर्टेनली श्योरली आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि तुम फ्राइडे की पार्टी, फ्राइडे के टेस्ट में अगर पास हो गए तो डेफिनेटली यू विल गो, आप जाना। ठीक है, डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाना। तो ये सर्टेन इवेंट होगा। क्या होगा? सर्टेन इवेंट, मतलब श्योरली आप जाओगे। सो इन अदर वर्ड्स, इफ यू पास दैट टेस्ट यू विल गो, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज सर्टेन इवेंट। ओके, आगे बढ़ते सिनेरियो 3 में लिखा हुआ है, वी ऑलरेडी हैव प्लान फॉर सैटरडे, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी यू टू गो टू द पार्टी और स्टे विद अस, वी विल सी ऑन फ्राइडे। बात समझ में आई? हम सैटरडे जो है अपनी एक अलग से पार्टी में जा रहे हैं, एक अलग से हमने प्लान किया हुआ है कुछ। अब ये डिपेंड करता है कि आप यदि फ्राइडे पर जो भी टेस्ट आपका होता है उसके बेसिस पर आपको क्या ज्वाइन करना है, अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है या अपने पेरेंट्स के साथ में एंजॉय करना है सैटरडे, जो उन्होंने प्लानिंग की हुई है, जो पार्टी प्लान की हुई है। देयर इज एन इक्वल इवेंट। ओके, अब यहाँ पे आपके पास चांसेस है कि या तो आप वो ज्वाइन कर लो या आप यहाँ ज्वाइन कर लो, या तो अपने फ्रेंड की पार्टी ज्वाइन करो या अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करो। ये आप ऑन फ्राइडे डिसाइड करोगे। तो देयर इज अ equal chance. Okay, तो we can say both the events can happen and their chances are equally. ओके, इनके जो चांसेस है होने के वो इक्वल है, सेम चांसेस है। तो दिस इज इक्वल चांस। जैसे वही बात हो गई कि कॉइन उछाला तो उसमें हेड आया या टेल आया, इक्वल चांस आर देयर, है ना। वी कैन नॉट से कि हेड ही आएगा, वी कैन नॉट से कि टेल ही आएगा। इट्स डिपेंड कि हेड आएगा या टेल आएगा, इक्वल चांस आर देयर। अंडरस्टूड। लास्ट सिनेरियो क्या कहता है, इफ यू डोंट पास दैट टेस्ट ऑन फ्राइडे, अगर फ्राइडे के टेस्ट में पास नहीं होते हो, इट इज अनलाइकली यू विल गो टू द बर्थडे पार्टी। तो या आप बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे अगर टेस्ट में पास नहीं होते हो। तो दिस इज अनलाइकली इवेंट। अब बात समझ में आ गई कि यहां पर उस पर्टिकुलर पार्टी में जाने के चांसेस कम हैं। अंडरस्टूड। सो इन अदर वर्ड्स, योर चांसेस ऑफ स्टेइंग एट होम आर हायर। घर पे रहने के जो चांसेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू
गोइंग टू द पार्टी, अंडरस्टूड। तो दिस इज नोन एज अनलाइकली। तो अब ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको ये प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ रही होगी। एंड लास्ट इज इम्पॉसिबल। अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो इम्पॉसिबल इवेंट जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। तो प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन स्पोर्ट्स, प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज्ड इन एस्टिमेटिंग बैटिंग एवरेज इन अ क्रिकेट। अभी क्रिकेट में यदि एप्लीकेशन ऑफ स्पोर्ट्स की बात करूं तो यहां भी आप देखते हो, है ना, स्पोर्ट्स में भी कि पर्टिकुलर इस ओवर में कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन या बैट्समैन कितने रन बना सकता है। अगर उसने प्रीवियस ओवर में, प्रीवियस 6 बॉल में 24 रन बनाए हैं तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले 6 बॉल्स पे वो कितने रन बना सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। या फिर उसने लास्ट 5 ओवर्स में इस तरीके से खेला है तो अगले 5 ओवर्स में वो किस तरीके से खेलेगा, उसके बेसिस पर ओवरऑल स्कोर कितना होगा टीम का, ठीक है, जीतेगी टीम या हारेगी टीम। तो ये हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ये कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो बैटिंग एवरेज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बैटिंग एवरेज इन क्रिकेट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी रन्स अ बैट्समैन वुड स्कोर बिफोर गेटिंग आउट। ओके, आउट होने के पहले वो कितने रन बना सकता है। बेसिकली ये चीजें हम देखते हैं। जो पर्सन्स, जो स्टूडेंट्स बेसिकली क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो उन्हें ये चीज काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। नाउ फॉर इंस्टेंस इफ अ बैट्समैन हैड स्कोर्ड 45 रन्स आउट ऑफ 100 from only boundaries in the last match, then there is a chance that he will score 45% of his runs in the next match from boundaries. Okay, तो ये हम कहते हैं ना, सपोज विराट कोहली ने लास्ट के कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेला, लास्ट के 10 मैचेस में इतना अच्छा खेला है कि हर एक मैच में, हर अल्टरनेट मैच में उसने सेंचुरीज या हाफ सेंचुरीज स्कोर किया है। तो हम ये प्रिडिक्शन कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो इस मैच में भी, होने वाले कमिंग मैच में भी क्या करने वाला है, सेंचुरी या हाफ सेंचुरी तो स्कोर करके ही जाएगा, है ना जी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और प्रिडिक्शंस के बेसिस पर काम होता है। मशीन भी ऐसे ही करती है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी इज वेदर फोरकास्टिंग। अभी हमने वेदर फोरकास्टिंग का, स्टैटिस्टिक्स का भी एग्जाम्पल देखा, अब प्रोबेबिलिटी का देखो। इट इज यूज्ड बाय वेदर फोरकास्टर्स टू असेस हाउ लाइकली इट इज देयर विल बी अ रेन, स्नो और क्लाउड्स, ठीक है, एंड ऑन अ गिवन डे इज अ सर्टेन एरिया। Now, forecasters may say things like there is a 70% chance of a rain today at 4 p.m. to 6 p.m. Weather forecasters ये भी बता देते हैं कि इस समय से इस समय के बीच में इतने % बारिश हो जानी है, ठीक है। Indicate the medium of high likelihood of rain during certain hours. तो it is again possible with the help of probability, with the help of predictions, with the help of previous data, with the help of comparison between the data. Understood what I am saying? चलिए ट्रैफिक एस्टिमेशन की बात करें तो ट्रैफिक एस्टिमेशन भी आपको कैसे पता है कि आप किसी रोड पर जा रहे हो, वहां पर ट्रैफिक होगा। अगर आप सिटी एरिया में जा रहे हो तो वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, और इस टाइम पे जाओगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इस टाइम पे जाओगे तो ट्रैफिक मिलेगा। हाउ यू कैन जज? ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस डेटा के बेसिस पर, प्रीवियस पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर, प्रीवियस प्रिडिक्शन के बेसिस पर, है ना जी। वही सेम लाइन। रेगुलर पीपल ऑफन यूज प्रोबेबिलिटी व्हेन दे डिसाइड टू ड्राइव सेम प्लेस। आप किसी एक प्लेस से रोज जाते हो, मान लो कि आप अपने स्कूल सेम बस से सेम रूट पे रेगुलरली जा रहे हो, तो आप उस टाइम पर वहां के ट्रैफिक को जज कर सकते हो, राइट। बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ डे, लोकेशन इन द सिटी, वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा, पीपल लर्न टू मेक प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शंस अबाउट हाउ बैड ट्रैफिक विल बी ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक देयर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी दैट ट्रैफिक विल बी हेवी फ्रॉम 6 to 7:30 p.m. in your vicinity and you may decide to wait during that time. ऑब्वियस सी बात है कि 6 से शाम को 7:30, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ द सिटीज में यही चीज होती है कि जो इवनिंग टाइम होता है 6 से लेकर 8 या 7:30 के बीच में हैवी ट्रैफिक होता है ऑन रोड्स पर। ओके, तो ये कैसे प्रिडिक्ट किया गया है? ये प्रीवियस डेटा के बेसिस पर और प्रीवियस जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके बेसिस पर हमने डिटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो होपफुली आपको यूनिट नंबर 3 मैथ फॉर एआई अच्छे से समझ में आया, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का मेन रोल है। एक्चुअली जो एआई मॉडल होते हैं वो बेसिकली जो प्रीवियस डेटा होता है, जो मशीन को डेटा दिया जाता है, उसी के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं, उसी के बेसिस पर प्रिडिक्शंस करते हैं और उसी के बेसिस पर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। और ये सारा खेल होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में, क्योंकि ओवरऑल अगेन आई एम रिपीटिंग, दुनिया गोल है, सारी चीजें घूम फिर कर आ जाती है नंबर्स पर ही। चाहे फिर वो आपकी एज हो, आपके क्लासमेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कितनों के पास बुक्स है, नहीं है, एवरेज हाइट, एवरेज वेट, ये सारी चीजें अल्टीमेटली होती तो नंबर्स में है। तो मॉडल्स भी जो होते हैं, एआई मॉडल्स जो आप जनरेट करते हो, वो भी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ह्यूमंस की तरह ही प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा डेटा आप उनको दोगे वैसा ही प्रिडिक्शन और वैसा ही रिजल्ट वो जनरेट करेंगे। अगले वीडियो में यूनिट नंबर 4 जनरेटिव एआई के बारे में हम बात करेंगे, जो अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आखिर होता क्या है जनरेटिव एआई, कैसे इसको यूज करना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सब समझेंगे,
है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो रियल लाइफ बेस्ड है, जिसका आप और हम सभी लोग यूज कर रहे हैं। और उसके भी पहले इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैम एग्जाम में, वो तो बताते जाओ। जी हाँ, वो भी करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि अगला वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।